Hello everyone, welcome to EduTap. Welcome to this topper series today. I have with me Mr. Sumit Deherwal, a NABARD Grade A officer with us. Thank you so much, Sumit, for coming. Thank you, ma'am. We are really happy to have you today because see, you have cleared this examination from a special stream that is finance. So a lot of toppers have discussed with us about generalist post, but today we'll get to know a lot about the finance stream from you. And we would like to congratulate you on behalf of our entire team and all the students on being selected as an officer. Thank you so much. Okay. So as I have given the introduction guys already of Mr. Sumit that he's been selected in NABARD Grade A 2021 as an officer, and he is selected in finance stream. So I'll tell you quickly about his background. He has done BCom and then CA. He has a work experience also of more than 4 years. Plus this is the first time he appeared in NABARD. So I think this is enough for all of you to know that the strategy he followed is really going to be interesting for you guys out there, right? So ठीक है, Sumit, please tell us about your strategy. क्या मतलब एग्जाम कैसे शुरू किया प्रिपरेशन? पहले तो कब डिसाइड किया that you have to appear, right? And then फिर कैसे स्टार्ट किया प्रिपरेशन? एक्चुअली मैम मैं जुलाई में मेरे एक फ्रेंड से मिला था जो इंटरव्यू तक गया था नाबार्ड के, तो ही इंट्रोड्यूस मी अबाउट द नाबार्ड, वर्क कल्चर, the career growth and the pay and perquisites, all about that. So he told me about that examination and मुझे बहुत पसंद आया उस एग्जाम को, इस बात सुनने के बाद में, और खास करके भी पता चला कि नाबार्ड it is not only for the agriculture you can say agriculture background students, but it is for other as well. तो फिर मैंने उसके बाद में मुझे जब जैसे ही पता चला तो नेक्स्ट वीक मतलब 17 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आया था, तो मुझे नेक्स्ट वीक ही मुझे मतलब उसके बारे में उसका नोटिफिकेशन आया एंड आई थॉट दैट कि आई शुड गो फॉर इट। तो फिर मैंने जब उसके लिए अप्लाई कर चुका था और फिर मैं वीडियोस देखे यूट्यूब में, आप एड्यूटैप के वीडियोस देखे और भी दूसरे इंस्टीट्यूट के वीडियोस देखे, तो आई गॉट द स्ट्रेटेजी कि किस किस जगह में मुझे कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है। वो चीज मुझे जब पता चली तो मैं फिर मेरी ऑलरेडी थोड़ी सी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन चल रही थी, तो मैंने स्टार्ट किया रिगार्डिंग ईएसआई एंड एआरडी वाज लिटिल बिट न्यू फॉर मी। तो उसके लिए फिर मैंने यूट्यूब से ही खास करके बहुत सारे वीडियोस देखे, एड्यूटैप के भी देखे और भी दूसरे इंस्टीट्यूट के देखे। मुझे कंटेंट्स काफी वहाँ से बहुत कुछ मिल गया था। और जब मेरा प्रिपरेशन जो था, जब मेरा क्योंकि मैं फाइनेंस से ही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ईएसआई में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं गई, ईएसआई समझने में मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं गई, तो वहाँ में मुझे थोड़ा सा इजीली पिकअप हो गया। एंड कुछ जो मटेरियल्स मुझे रेगुलरली मिलते रहते थे पीडीएफ के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू, एडीएफ के, तो वहां से मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर ली थी। एंड एट लास्ट मुझे जो एडीएफ ने लास्ट समरी शीट दिया हुआ था, कुछ नियर अबाउट 1800 क्वेश्चंस थे उसमें, तो दैट हेल्प मी अ लॉट बिकॉज उसमें जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स थे जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए थे, वो कहीं ना कहीं मेरे वहीं से कवर हो गए थे एंड आई वाज एबल टू मेक द कट ऑफ। तो मैंने फेज 1 तो वहां से क्लियर कर लिया था अपना बिकॉज ऑफ these institutes itself. And फिर मेरा सेकंड फेज आया, सेकंड फेज में फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो मैं मेजरली फाइनेंस की अगर बात करूं तो फाइनेंस में देखिए मैं सीए हूं, तो सीए इंटर के जो हमारे पीडीएफ मटेरियल्स होते हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट आईसीआई के इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली आपको जो कवर करना है वहां पे, तो फाइनेंस में फाइनेंशियल रेशियोज वाला जो पार्ट है, जो मेरे ख्याल से हर साल पूछते हैं, ठीक है, तो वो वाला पार्ट करना जरूरी है। इवन तो स्मॉल स्मॉल रेशियोज जो होते हैं, रेशियोज के नाम अलग अलग होते हैं, बट द थिंग इज की तो फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। तो यू शुड नो कि ये रेशियो है, ये इस नाम से भी बोला जाता है। तो वहाँ फाइनेंस में आप रेशियोज एनालिसिस वहां से कवर कर सकते हैं। दैट इज द मेन थिंग जो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव लगभग लगभग कवर हो जाता है। एंड उसके बाद में आपको डिफरेंसेस जो होते हैं, बिकॉज आई वाज सेइंग दैट कि जो रेशियोज एनालिसिस है हमने वहां से कवर कर लिया। रेशियो पार्ट आपका फाइनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इट विल हेल्प यू इन इंटरव्यू एज वेल, ओके, बिकॉज कोर फाइनेंस वहीं से आता है, ठीक है। व्हेन यू आर गोइंग फॉर क्रेडिट एनालिसिस, क्रेडिट अप्रेजल्स, जब आप आगे फाइनेंस में काम करेंगे तो रेशियो एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। तो रेशियो के क्वेश्चन पूछते हैं, काफी रेलेवेंट एग्जाम होता है नाबार्ड का। इट इज लाइक दैट कि वो काफी रेलेवेंट है, आपकी जो फील्ड है उसी से रेलेवेंट दे आर गोइंग टू आस्क यू, नथिंग एल्स। एंड जब हम डिस्क्रिप्टिव में आते हैं फाइनेंस के ही, तो हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिसने एमबीए किया होगा वो वहां से कवर हो जाते हैं। और आपके डिफरेंसेस होते हैं, जो डिफरेंसेस खास करके डिफरेंसेस क्वेश्चन डिफरेंस में होते हैं कि
बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंसेस क्या है, और हो गया हमारा पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप एक्ट, इस टाइप का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड कैसे वाइंडिंग ऑफ पार्टनरशिप, इस टाइप के जो डिफरेंसेस है ये हमें खास करके कवर करना है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि इवन दो इफ दे विल आस्क अ क्वेश्चन इन अ पर्टिकुलर टॉपिक, अगर डिफरेंस की जगह कोई एक क्वेश्चन भी वो पूछ लेते हैं तो वी हैव द पॉइंट्स टू राइट इन दैट। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंस खास करके ये है बिकॉज इस बार जब डिस्क्रिप्टिव हमने दिया है तो उसमें 400 मार्क्स 600 मार्क्स सॉरी 400 वर्ड्स एंड 600 वर्ड्स का वर्ड लिमिट था। तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो काफी मतलब फास्ट होनी चाहिए। तो इवन बिकॉज मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी अच्छी है, मेरे को कीबोर्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ती है व्हेन आई यूज्ड टू टाइप, तो वैसी स्पीड आपकी होनी चाहिए बिकॉज द मोर कंटेंट यू विल राइट, तो उससे क्या होता है कि इवन दो इफ यू आर गोइंग टू रिपीट बट आप सेंटेंस को थोड़ा घुमा दोगे तो इट विल हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट। पॉइंट टू पॉइंट तो हम लिख सकते हैं बट व्हेन यू हैव टू कवर अ पर्टिकुलर वर्ड लिमिट देन इट इज इम्पोर्टेंट दैट कि आप कंटेंट को ज्यादा लिख सको, और पॉइंट्स आपके डिफरेंसेस में जो होते हैं वो पॉइंट्स याद करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और एक चीज और है बिकॉज क्योंकि क्वेश्चन चार या पांच क्वेश्चन थे डिस्क्रिप्टिव में भी, तो क्या होता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि हम कौन सा आंसर कितने अच्छे से लिख सकते हैं। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पहले ही डिसाइड करना चाहिए, अदरवाइज आपका टाइम खत्म हो जाएगा। और द टाइम आपने कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया है और बाद में पता चलता है क्या कि नहीं लिख पा रहे हैं, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जितने क्वेश्चन जितना जितना हम लिखते जा रहे हैं जस्ट गो ऑन कवर दैट क्वेश्चन, उतना उतना कवर करके आप बस मूव ऑन कर दीजिए। व्हेन यू आपके पास जब लास्ट में टाइम बचता है देन यू स्टार्ट मेकिंग, मतलब आप उसको और लिखिए सो दैट आपके पास में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर पाएंगे उसी टाइम पे। ठीक है, और वो फिर आपका तो ये आई थिंक काफी हेल्पफुल टिप्स है स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम है ना फाइनेंस बैकग्राउंड से, फाइनेंस स्ट्रीम में अपीयर करने का सोच रहे हैं। ये टिप्स आप लोगों के बहुत काम आएंगी। एंड सुमित, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। सी जो जैसे यू हैव डन सीए, आप काम भी उसी फील्ड में कर रहे हैं और फाइनेंस बैकग्राउंड भी था, लेकिन बिकॉज देयर आर टू सब्जेक्ट्स जो फेज 1 में है, ईएसआई एआरडी, चलो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आप कर ले ही लेते हैं, बट आई हैव सीन मेनी पीपल जिनको ईएसआई एआरडी से ना डर लगता है कि ये कभी पढ़ा नहीं है या पता नहीं एग्रीकल्चर का क्या ही पूछ लेंगे। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था या फिर लगा कि नहीं बस पढ़ लेना है जो भी हो? हम एक्चुअली क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बोलता हूँ, जैसे बहुत सारे, मैं अभी टेलीग्राम चैनल में जुड़ा ही हुआ हूँ, देयर आर मेनी पीपल हु आर जस्ट लुकिंग फॉर स्ट्रैटेजी। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं आप स्ट्रैटेजी शेयर करो, स्ट्रैटेजी शेयर करो, स्ट्रैटेजी शेयर करो, बट द थिंग इज इम्पोर्टेंट, अगर आपको कोई चीज करनी है, इफ यू वांट टू बिकम एन नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर, आरबीआई ग्रेड ऑफिसर, व्हाटएवर द थिंग इज कि आपको वो रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। उसके लिए फिर वो एआरडी आए या ईएसआई आए या कोई भी सब्जेक्ट आए, दैट इज योर हेडेक, वो आपको करना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए उस चीज पे। अगर आपको लगता है कि मेरा एआरडी कम है, उसका आधा घंटा एक घंटा आप एक्स्ट्रा दीजिए, वो कवर हो जाएगा। ऐसा होगा आपके लिए हर सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, इफ इट इज डिफिकल्ट इन, अगर आपके लिए हर कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो रहा है देन यू नीड टू थिंक अबाउट दैट। फिर आप अपने स्ट्रीम चेंज करिए, लाइन चेंज करिए, बट ऐसा होगा नहीं। देयर आर वेरी रेयर चांसेस बिकॉज इफ यू हैव थॉट टू बिकम समथिंग लाइक दिस नाबार्ड ग्रेड एंड आरबीआई ग्रेड ऑफिसर, देन आपका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड वैसा कहीं से रिलेट होगा। और एआरडी और ईएसआई में बोलूं, बिकॉज मैं फेज 1 में था, तो ऐसे बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इट इज जस्ट लाइक वो ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं, और जो कोचिंग्स में जो कवर कराया जाता है उससे लगभग हो जाता है। आप मतलब यू आर एबल टू आंसर अराउंड 70 to 80% आप आंसर कर पाओगे। तो वो कट ऑफ के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है टू जस्ट गेट द, मतलब आपको टॉप में आना है तो यू हैव टू स्कोर, तो उसके मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है। बट इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर आप एआरडी और ईएसआई, वो कुछ अलग से कुछ नहीं है, बिकॉज नाम हमने इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज रख दिया है, बट 11th-12th की कॉमर्स की पढ़ाई है उसमें आधे से ज्यादा। वंडरफुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही। आई लाइक आज दिस क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि मैंने देखा है लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम एंड से कि मैम ये तो ईएसआई एआरडी कैसे करें, इवन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के, लाइक बिकॉज देयर इज द एग्जाम फॉर एग्रीकल्चर आल्सो, हॉर्टिकल्चर आल्सो, तो उनको लगता है एआरडी कर लेंगे, वो तो हमें आता है, लेकिन ईएसआई नहीं होगा या करंट अफेयर्स नहीं होगा। तो इसी सुमित ने कहा है दैट रेजोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट। अगर सोच लिया है कि ये एग्जाम करना है तो फिर तो कुछ मुश्किल नहीं होना चाहिए। प्लस क्वेश्चंस आर नॉट इवन दैट डिफिकल्ट, ऐसा नहीं है कि बहुत डेप्थ में जाके पूछे जा रहे हैं। एक फेयर अमाउंट ऑफ स्टडी आप विच इज रिक्वायर्ड वो तो करना ही पड़ेगा, वो करके जाते हैं तो हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहती हूँ सुमित, दैट यू सेड दैट यू यूज्ड द
फ्री मटेरियल्स जैसे द पीडीएफ्स, द वीडियोस दैट वर अवेलेबल। तो आपने फिर डिड यू आल्सो टेक फुल लेंथ मॉक टेस्ट वगैरह भी लिए थे आपने? नहीं मैम, आई डिडंट अपीयर फॉर एनी मॉक टेस्ट। अच्छा, नहीं तो दैट सिर्फ वाज माय वही प्रेफरेंस। पीडीएफ्स एंड ऑल वो आपने यूज किया? हाँ, बिकॉज आई वाज वर्किंग एज वेल, तो आई डिडंट गेट दैट मच ऑफ कंप्लीट टाइम टू अपीयर फॉर एनी मॉक। कहीं ना कहीं मुझे वर्किंग था, काम का प्रेशर भी रहता था, तो जो था वो उसी में पढ़ लिया मैंने, जैसे भी करना था। तो कितने आवर्स आप कहीं ना यू यूज्ड टू स्टडी ऑन अ डेली बेसिस जब ये नोटिफिकेशन, क्योंकि आपको तो पता तभी चला व्हेन द नोटिफिकेशन वाज आउट? हेलो, हेलो। हाँ हाँ जी हाँ मैम, सुमित, इट मेरा वाज एन क्वेश्चन। नेटवर्क इशू, आई वाज जस्ट पॉज्ड। या एक्चुअली मैम द थिंग इज कि जो स्ट्रैटेजी बोलते हैं, हर कोई स्ट्रैटेजी के लिए डिमांड करता है। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बोलता हूँ कि बिकॉज मैं वर्किंग था, बट द थिंग इज कि मुझे नाबार्ड करना था, कैसे भी करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आपके पास में टाइम कहाँ कहाँ अवेलेबल है, बिकॉज आपने आपकी जैसे 9 से 5 की ड्यूटी हो गई, 9 to 5 यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, सो यू आर लेफ्ट विद 2 or 3 hours इन मॉर्निंग, एंड आफ्टर 5 यू आर जस्ट 6 o'clock के बाद से आपके पास में टाइम है टिल 12 o'clock, 11 o'clock। ओके, तो इस टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। तो ये मेरे कम से कम भी मैं हर रोज की ये डिसाइड कर सकता हूँ, आई हैव टू गिव 5 to 6 hours ऑन अ रेगुलर बेसिस। इफ आई गिव दिस मच ऑफ टाइम, वो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग है, आई विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट, और वो मेरी चांसेस मोर एंड मोर होती है कि मैं क्लियर कर जाऊंगा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। और वो बहुत बार ये होता है कि वी आर गोइंग टू लाइक कि कभी कभार हमको कोई काम आ जाता है तो वो चीज चेंज हो जाती है। बट द थिंग इज कि अगर वो चीज वैसी होती है तो आपको जो टाइम है, अगर आपको 3 घंटे मुझे मान के 3 ERD पढ़ना है नाइट को, टिल 8 PM मुझे पढ़ना है, बट हो गया मुझे कोई काम आ गया 7 से 8, मेरा टाइम वहां खराब हो गया, ठीक है, आई विल कवर इन नेक्स्ट नेक्स्ट डे, वो कवर हो जाएगा। गिव टाइम, गिव मोर टाइम ऑन सैटरडे और संडे जो हॉलीडेज है, इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग द थिंग, because the thing is if you want to get success somewhere you have to give sacrifice your enjoyment, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ये बोलोगे कि सैटरडे मुझे आउटिंग करने जाना है, तो देयर आर पर्सन हु आर गिविंग देयर टाइम ऑन वर्किंग हार्ड, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो दे विल गेट दैट सक्सेस एज वेल। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। आप सैटरडे को संडे को आप आपके पास में 12 to 14 hours है, बिकॉज आपका सोने का टाइम तो वही है, आपका ऑफिस टाइम 8 से 9 घंटे बच रहा है, तो यू इंक्रीज दैट टाइम, आप 12 आवर में आप पूरा का पूरा कवर रिविजन कर लीजिए, वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप मॉक्स लगा लीजिए उस टाइम पे, तो वहां से आपको चीजें बेटर कर सकते हैं। तो मतलब रेगुलर स्टडीज इंपॉर्टेंट है, 5 to 6 hours यू हैव टू गिव। वो फिर आप चाहे कैसे भी करना है, वो मैनेजमेंट So इंपॉर्टेंट है। I am a working aspirant. I am working and then preparing for NABARD is not an excuse. This is what Sumit is saying, that you know कि करेक्ट। मेरे पास टाइम नहीं होता है या फिर मुझे बहुत प्रेशर है, मुझे छुट्टी एंजॉय करनी है, all these things if you are talking about, तो मतलब कि रेजोल्यूशन में कमी है कहीं ना कहीं, right? See, so this is very very important because people who, there are many people with job who want to switch their job, who want to go to NABARD. So Sumit is one such example जो कि सक्सेसफुली सिलेक्ट हुए हैं अपने फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में। सो सुमित, वुड यू आल्सो लाइक टू गिव अस कुछ टिप्स देना चाहेंगे फॉर द डिस्क्रिप्टिव? जैसे आपने कहा आपका तो अच्छा था टाइपिंग स्पीड, है ना, लेकिन थोड़ा टिप्स, क्योंकि बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स आर एक्चुअली वरिड, टाइपिंग नहीं किया कभी, या यू नो कंटेंट पढ़ने के बाद ही मैं लिखना स्टार्ट करूं, तो इस तरह की चीजों को आप कैसे एड्रेस करेंगे? एक्चुअली मैम क्या है, जैसे जिस खास करके इंग्लिश रिसिप्ट की बात करें हम, हम्म, तो वहां पे मेरे पास में कंटेंट खास करके होता है कि हम ऐसेज होते हैं बहुत सारे, कोई भी ऐसे आ सकता है एग्जाम में, वी डोंट नो व्हाट दैट व्हाट विल द ऐसे टॉपिक। ओके, सो द थिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कवर एज मच एज टॉपिक वी कैन। हमारे पास क्या होता है ना कि वी हैव कंटेंट विद अस, जब हमारे पास रेडीमेड कंटेंट हो जाता है, दिमाग में आ जाती है चीजें, तो हम कहीं ना कहीं लिखने लायक हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको उसके पहले से ही जितनी हो सके उतनी कोशिश करनी चाहिए टाइपिंग करने की। टाइपिंग ट्यूटर करके बहुत सारे एप्स आते हैं, उसमें आप अपना फिंगर रखने का जो तरीका होता है कीबोर्ड में, वो देख लीजिए, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है। देयर आर मेनी पर्सन हु से लाइक दैट कि हम पहले लिख लेते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि वो करेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है।
कि अगर आप इन चीजों पे गए तो आज की डेट पे यू कैन नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन, बिकॉज अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। बिकॉज मैं 4.5 years से वर्किंग हूँ, इवन दो आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैंने अराउंड 7 years काम किया हुआ है ऑफिस में। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट मेरे पास में है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको वो चीज अपने में लानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है, आप जब ऐसे पढ़ रहे हैं और जब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डू इट ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। और बेटर सबसे होता है कि आप इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन लैपटॉप और प्रैक्टिसिंग इन लैपटॉप, आप एक कीबोर्ड खरीदिए, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड, बिकॉज एग्जामिनेशन पे वही मिलेगा आपको। तो उसमें जो आपका हाथ रखने का तरीका होगा वो वहां पे मैच करेगा और आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी। अगर आप लैपटॉप में करेंगे फिर वहां करेंगे तो बटन के हाथ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो उतना छोटा छोटा टाइम भी है, वो भी आपको कंपटीशन में हिट कर जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव में तो यही इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी ऐसे की करिए। आपके पास कंटेंट होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिसमें आप एक ऐसे का कंटेंट वहां पे भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि नहीं होता। और वो बहुत ज्यादा लेंदी एसेज भी नहीं आते। 300 वर्ड्स का शायद ऐसे था इस बार इंग्लिश में, तो उसमें आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं आपको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, चाह के भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। द टाइम वाज सफिशिएंट फॉर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, बट द थिंग इज कि कंटेंट वाज इंपॉर्टेंट देयर। और दूसरी चीज क्या होती है कि एग्जाम में जब हम आप टाइपिंग कर रहे होते हो तो यू डोंट नो दैट वो कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। मतलब वो टाइपिंग में बैक स्पेस लेगा कि नहीं लेगा, एंटर लेगा कि नहीं लेगा, पैराग्राफ चेंज करने पे क्या होगा। वो मेरे साथ भी हुआ था। आई वाज नॉट एबल टू राइट द सब्जेक्ट ऑफ लेटर, लेटर ऑन आई वाज जस्ट एबल टू, मैंने बस एक स्पेस नहीं आ रहा था तो मैंने डैश डैश करके मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, बट आई रोट इट। लेटर ऑन आई फाउंड दैट कि ये गड़बड़ी हो गई। तो वो चीजों के लिए आपकी स्पीड जो है वो इंपॉर्टेंट है। आज की कोई भी एग्जाम में, चाहे आप नाबार्ड लें, आरबीआई ग्रेड भी लें, जिसमें भी डिस्क्रिप्टिव है। तो ये जो चीजें आपको स्टूडेंट सुनने को मिल रही हैं, द व्यूअर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, देखिए दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस दीज थिंग्स। तो अगर गलती करके सीखने से बेटर है कि आप वो सीखिए जो आपको भी सुनने को मिल रहा है कि प्रैक्टिस ये बहुत, इट इज एन इशू एक्चुअली दैट हम पहले तो बहुत अच्छी कर ली प्रैक्टिस। सुमित ये होता है, पेपर में गए तो वो इंटरफेस इज नॉट गुड, कीबोर्ड नहीं चल रहा है ठीक से, ऊपर से यू आर इन अ प्रेशर बिकॉज सारे लोग टाइप कर रहे हैं, वो कीबोर्ड की टक टक आवाज आई जा रही है, ऊपर से यू फील के सब लिख रहे हैं मुझे ही नहीं आता। सो ample of practice is required, right? तो आपने जैसे बताया, एंड आई थिंक फुल लेंथ टेस्ट वगैरह तो आपने फिर इसके भी नहीं लिए होंगे। नहीं लिए थे, तो प्रैक्टिस सिर्फ आप करके गए थे फॉर मेरा बेसिकली क्या है कि मैं बिकॉज वर्किंग है और आई वाज एन क्रेडिट मैनेजर, तो हमें सिस्टम पे बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस देने रहते हैं। तो मेरी ऑलरेडी प्रैक्टिस थी लिखने की, तो लिखने की मेरी प्रैक्टिस थी, बस वहां पे था कि मेरे पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए था, इंपॉर्टेंट। और क्योंकि मैं फाइनेंस फील्ड से हूँ, मेरा थोड़ा बहुत, मैं बोलूँ तो मेरा थोड़ा बहुत कंपटीशन मेरी फील्ड से ही है। बट दोज हु आर इन जर्नलिस्ट पोजीशन, जो जर्नलिस्ट की पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर की पोजीशन के लिए, उनका कंपटीशन वास्ट है। बिकॉज उसमें बहुत सारे लोग जो है जिनको बीएससी एग्रीकल्चर के, दे आर नॉट गेटिंग दैट गुड, मतलब उनको अच्छे जॉब नहीं मिल पाते हैं, दे आर लुकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ जॉब। तो वहां पे आपको कंपटीशन ज्यादा है, तो आपकी मेहनत बहुत ज्यादा है। और वो मेहनत ज्यादा है तो वो मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत का कोई मतलब शॉर्टकट्स नहीं होते, देयर इज नो शॉर्टकट्स। वो स्मार्ट वर्ड वाली चीज, देयर इज समथिंग लाइक स्मार्ट वर्ड। वो स्मार्ट वर्ड ये है कि आप पहले उस चीज के लिए हार्ड वर्क कर लीजिए, देन यू विल बी हैव अ स्मार्ट वर्क विथ यू, बिकॉज यू नीड टू लर्न द बेसिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, देन ओनली यू कैन इम्प्रोवाइज योर टू ए स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। स्मार्ट भी बाद में आएगा इफ यू हैव वर्कड हार्ड पहले। ठीक है, तो अभी फिर लेट्स मूव ऑन टू योर इंटरव्यू स्टेज आल्सो कि हाउ डिड यू, पहले तो मुझे ये जानना है, जब फेस 2 देकर आप आए तो यू वर कॉन्फिडेंट दैट लेट मी स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, या फिर यू वेटेड कि चलो रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही करूंगा? एक्चुअली मैम क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, मे बी पॉसिबल पीपल विल गेट मोटिवेटेड। Actually, when I completed I was in training of SCI, okay, in Gurugram. So and after 2 or 3 days, it was 16th of November. My examination on NABARD phase 2 was scheduled. Okay, so मैं जब एग्जाम देने के लिए जा रहा था तो मेरा जो राइट एंकल है वो फ्रैक्चर हो गया था, ठीक है। But I didn't disclose to my family itself, ठीक है, because one of my sister is in medical field and she could have easily diagnosed that it was a fracture. But anyhow, I just मैंने दिखा दिया फिजियोथेरेपिस्ट को, मैंने क्रैप बैंडेज बांध के मैंने कैसे भी करके पढ़ाई करी। और बिकॉज मैं फेज 2 तक आ गया था, तो जस्ट मेरी थोड़ी से बैक स्टेप के चक्कर से हो सकता था कि आई वुडंट गिव द फेज 2 इंटरव्यू और मेरा फाइनल सिलेक्शन भी नहीं होता। आई डिड हैव अ रिग्रेट फॉर दैट, ठीक है। तो मैंने वो चीज को कहीं ना कहीं मैं जाके एग्जाम दिया, ओके। और
बिकॉज मैं वेट किया कि मेरा इंटरव्यू में आता है कि नाम नहीं आता, बिकॉज वो एंथुसियाज्म आपके पास नहीं होता। बात ये होती है कि वो एंथुसियाज्म आपके पास नहीं आता, आपको एंकरेजमेंट ही नहीं मिलता कि यार नहीं होगा तो फिर ये वो। तो आई वेटेड फॉर दैट थिंग, बट आई वुड सजेस्ट अदर्स कि इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. Interview is very important because there is no limit in interview from where they will ask the questions, and you cannot say that you cannot ask the questions from this thing. They have, मतलब उनके पास limitless है, they can ask anything. But the good thing in NABARD is they will ask you the relevant question of your stream itself. वो भी बहुत अच्छी चीज है. They asked me the stream based question itself. They didn't ask me something else which was not relevant. उन्होंने मुझे एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ESI से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. They just asked me the things which was relevant to my stream only. और इसके लिए मैं आपसे और बोलता हूँ कि जब इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स, बिकॉज एनुअल रिपोर्ट जो फाइनेंस की है, एनुअल रिपोर्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एनुअल रिपोर्ट, आई एम सेइंग एनुअल रिपोर्ट, नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देयर इज डिफरेंस इन बोथ द थिंग्स. ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी 5 से 6 पन्ने में खत्म हो जाएगा, बट एनुअल रिपोर्ट इज 248 पेजेस, ओके, ऑफ दिस लास्ट फाइनेंशियल ईयर. तो आपको उसमें इंपॉर्टेंट देखने हैं और आपको उसमें से उसकी समरी बनानी है, इंपॉर्टेंट, एंड यू शुड हैव द फाइनेंशियल फिगर्स ऑन योर ग्रे मेटल. आपको ये याद रखने पड़ेंगे वो फाइनेंशियल फिगर्स. तो भले से क्वेश्चन, बिकॉज मैंने बहुत प्रिपरेशन करी, मैंने 200-300 पन्ने के नोट्स बनाए, फिर मैंने प्रिंट आउट्स निकाले, प्रिपरेशन जो भी थी, जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी टॉपिक्स, तो मैंने सब कवर किए. पर क्वेश्चंस जो थे उनके वो कहीं ना कहीं थोड़े डिफर कर गए. बट द थिंग इज आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ. मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो वहां काम कर गया. बिकॉज क्या होता है ना कि अगर आप प्रिपरेशन नहीं करके जाते हो तो आपको जो बनता हुआ क्वेश्चन है वो भी शायद ना आए. राइट, वंडरफुल, अगर बहुत सही बात है. प्रिपरेशन अच्छी होती है तो आपका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, और वंस यू आर कॉन्फिडेंट आप आंसर को आप फ्रेम कर सकते हो. वो बोलने का तरीका इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे. तो मुझे वही लगा कि मेरा कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, और दे आस्क्ड मी द क्वेश्चंस एंड आई वाज एबल टू आंसर द थिंग. इवन तो व्हेन आई अपीयर्ड फॉर द मॉक इंटरव्यू ऑफ एड्यूटैप, मैंने एड्यूटैप का एक मॉक इंटरव्यू दिया था. तो दे वर एक्सपीरियंस फ्रॉम नाबार्ड स्टिल, एंड उन्होंने जब मुझे क्वेश्चन पूछे तो आई वाज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस व्हिच वर रिलेटेड टू माय पर्टिकुलर फील्ड. देन आई केम टू नो कि भाई मैं किस जगह पे खड़ा हूँ अभी, तो मुझे कहाँ से कहाँ तक प्रिपरेशन करने की जरूरत है. और बहुत टाइम ऐसे ही होगा, इवन फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन फ्यूचर एंड एमबीए फाइनेंस एज वेल, कि आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपकी फील्ड के ही होंगे, बहुत बेसिक होंगे, स्टिल यू आर नॉट एबल टू आंसर. बिकॉज वहां पे होता है कि आपको काफी पर्टिकुलर आंसर दोगे आप, तो वो बहुत आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पुट करेंगे वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. बिकॉज आपकी स्कोरिंग जो है वो दे आर नॉट गोइंग टू डिडक्ट यू मच मार्क्स इफ यू आर एबल टू. अगर आप 1 या 2 क्वेश्चन नहीं करते हो आंसर, वो कोई इंपैक्ट नहीं करेगा. बट अगर आप 12 क्वेश्चन में से 8 या 9 क्वेश्चन कर दे तो यू विल definitely going to score more than 40 marks. I scored 44 out of 50 because मुझे 2 क्वेश्चन नहीं बन पाए थे. But still the 44 marks is good because I right now मेरे पास मैं कम से कम 7 से 8 स्कोर अब वो कट ऑफ ही हूँ. तो वो कहीं ना कहीं काम आ जाती है चीजें. तो वो इंटरव्यू में पूछेंगे क्या, दिस इज, ये आप डिफाइन कभी नहीं कर सकते हो, बट ओनली थिंग दैट यू कैन कंट्रोल इज योर ओन प्रिपरेशन. अभी वो काम ऐसे नहीं आएगी कि डायरेक्टली इफ क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड फ्रॉम दैट, तो भी वो कॉन्फिडेंस दिखेगा दैट ओके दिस पर्सन हैज प्रिपेयर्ड. खुद को भी रहेगा, है ना, दैट यू नो यू आई हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट. अब इसमें से कुछ पूछ लेंगे, ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा. प्लस एनी हाउ यू मेंशन्ड दिस थिंग आल्सो कि कुछ क्वेश्चंस नहीं भी दे पा रही हो तो इट्स फाइन. ऐसा नहीं है कि मैं एक आंसर नहीं दे पाया तो डिमोटिवेट हो गए कि आई कुड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन. तो इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस वुड यू लाइक टू मेंशन एनीथिंग फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन के कुछ लाइक मॉक इंटरव्यू तो आपने सजेस्ट किया ले लेना चाहिए, ऑल्दो यू डिड नॉट टेक एनी टेस्ट वगैरह नहीं लिए, लेकिन मॉक इंटरव्यू आपने लिया तो वो आप सजेस्ट कर रहे हैं ले लेना चाहिए. उसके अलावा एनीथिंग फॉर इंटरव्यू स्पेसिफिकली आप बताना चाहेंगे? अगर इंटरव्यू के लिए मैम खास कर यही बोलूंगा कि क्या होता है जब हम कोई भी टॉपिक पकड़ते हैं, ठीक है, तो इंटरव्यू में खास कर ये होता है कि जब आप कोई आंसर देते हो और इफ यू वुड हैव सेड समथिंग न्यू व्हिच इज राइट नाउ इन, मतलब जो करंट में चल रही हो, या फिर कोई ऐसी नई चीज बोल दी आपने. जैसे मान के चलिए मैं आंसर दे रहा हूँ, मैंने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम ले दिया बीच में, इंडिया का नाम ले दिया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नाम ले दिया. ओके, सो दे विल आस्क मी दैट थिंग. So when you are preparing for any particular topic and you will come to know that कि यार ये वर्ड आ गया नया. तो होता है हम जब स्टडीज करते हैं इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स आते हैं तो वी जस्ट कि हम एक बार अंडरस्टैंडिंग लेके गो ऑन करते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट मच टाइम इन दैट पर्टिकुलर थिंग. बट हियर यू हैव टू डू, बिकॉज आपका इंटरव्यू जो एक ऐसा है ना, वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर है.
इंटरव्यू 50 मार्क्स का है पहली बात, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर है। इंटरव्यू से ही आपका ऊपर नीचे बहुत लोग हो जाते हैं। इवन तो मैंने लगभग 12-13 एग्जाम दिए हुए हैं पहले भी, और मैं 7-8 एग्जाम का रिटर्न क्लियर कर चुका हूँ ऑलरेडी। बट द थिंग इज कि इंटरव्यू में ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं करता था। फॉर फर्स्ट टाइम आई प्रिपेयर्ड फॉर नाबार्ड एंड द रिजल्ट यू कैन सी दैट कि आई एम इन। तो इंटरव्यू में आपको जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें जो जो नई नई चीजें आ रही है, जो जो आपको लगती है कि पूछी जा सकती है, उसके बारे में भी आप लिखते जाइए, उसके बारे में कवर करते जाइए। अगर आप बैठे हुए हैं कहीं पे कुछ पढ़ रहे हैं या ऑफिस में भी कुछ काम कर रहे हैं और यू केम टू नो दैट दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग व्हिच कैन बी आस्क्ड, तो आप उस चीज को अपने पास में व्हाट्सएप में अपने आप को या किसी को भी मैसेज कर लीजिए, टेलीग्राम में सिर्फ मैसेज में आप उसको पोस्ट करते रहिए। जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको वो टॉपिक याद रहेंगे। बिकॉज होता है क्या है ना कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो वी जस्ट वांट एवरीथिंग टू बी रेडीमेड, और हमारे दिमाग में उस टाइम पे क्लिक नहीं करती है वो चीज जो हमको कभी याद हुई हो। बिकॉज आई एम फ्रॉम एफसीआई, तो मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो हो सकता था मैंने पढ़ी जरूर होगी, बट मुझे डिटेल में पता नहीं थी वो चीज है। जब मेरे दिमाग में मैं अपने बॉस से डिस्कस कर रहा हूँ, कोई चीज मेरे पास में नहीं आ गई, तो मैं वहीं पे व्हाट्सएप में अपने को मैसेज कर देता था। तो बाद में मैं उस चीज को मैं निकाल के पढ़ लेता था, नोट्स बना लेता था। तो नोट्स और वो जितनी भी चीजें आपके दिमाग में आ रही है, आपको जो प्रेजेंट एक्सपीरियंस भी है जिस ऑर्गेनाइजेशन पे आप काम कर रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है कि उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। हर इंटरव्यू में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस भी करंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जब ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, यू शुड बी अवेयर अबाउट द रीसेंट पॉलिसीज, रीसेंट चेंजेस विच हैज बीन टेकन बाय योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड आप जो वर्क जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर आपने कोई जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करी है अपने आपको जो जो फॉर्म देते हैं लोग बायोडेटा फॉर्म में, तो उस जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी गो थ्रू करके आप पूरा का पूरा लिख के जाइए कि ये काम कैसे कैसे होता है। और उसकी आरबीआई की पॉलिसी, जैसे मैं क्रेडिट में था तो आरबीआई की पॉलिसीज क्या लगती है उसमें, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज यू कैन नॉट से कि मुझे नहीं आता, because the thing which you are currently working and you would say that कि I don't know then how you are working, how your performance in your current organization that shows there, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर छोड़ता है। तो वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको करना चाहिए। चाहे वो आपकी इज इट योर वर्क क्वालिफिकेशन या फिर आपका जो काम किया है आपने या कर रहे हैं अभी, यू शुड बी एबल टू, ऑब्वियसली पता होना ही चाहिए, इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू कि आप ये चीजें तो पता ही होंगी आपको। ठीक है, तो दैट वाज आई थिंक बहुत आपने यू हैव शेयर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हमारे साथ चीजें थ्रू आउट जो फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू में स्टूडेंट्स के काम आएंगी। तो एनीथिंग एल्स जो आप स्टूडेंट्स जो ये देख रहे हैं वीडियो उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, दोज हु आर फ्यूचर एस्पिरेंट्स, या कुछ ऐसे भी होंगे सुमित स्टूडेंट्स जो पहले दे चुके हैं बट कुड नॉट मेक एंड दे वांट टू नो कि क्या सही स्ट्रेटजी होगी? मैम एक्चुअली ये बोलूंगा, many people are looking for a strategy. The first important thing is कि first of all you decide whether you want where you want to be. अगर करंट सिचुएशन देखिए, अगर आप उस करंट सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, द थिंग इज यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, तो आप उसके बारे में सोच लीजिए। इंपॉर्टेंट वो है, द रिजोल्यूशन इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू मेक अप। आपने वो चीज डिसाइड कर ली, उसके बाद में द थिंग जो, जैसे मैं एड्यूटाइप की बात करता हूँ, और भी एक या दो ही और जो हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज की प्रिपरेशन अच्छी कराते हैं अपार्ट फ्रॉम एड्यूटाइप। तो आपको इंपॉर्टेंट ये कि उनकी स्ट्रेटेजीज आप उनका वीडियोस देख लीजिए कि नाबार्ड में है क्या, नाबार्ड क्या एग्जाम कैसा होता है, नाबार्ड में पेजेस क्या होते हैं, नाबार्ड की प्रिपरेशन कैसे करनी है। इसके अलावा जरूरत नहीं है बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, हर किसी की स्ट्रेटेजीज फॉलो करने की। देयर इज समथिंग लाइक कि हाँ वीडियो आपको इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट इंटरव्यू के टाइम पे काम आएंगे, अभी कुछ नहीं काम आएगा। तो पहले आप ये कर लीजिए, उसके बाद में आप क्या, आपको बेस्ट तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एडुटैप जो है मुझे पर्सनली लगता है कि दे आर समवेयर प्रोफेशनलिज्म जो होता है वो फैकल्टीज में है। दे हैव कि कैसा कंटेंट होना चाहिए, किस तरीके से डिलीवर करना है। बिकॉज आपके कंटेंट में वीडियोस में क्या होता है, जब हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन के साथ में उन्होंने उसके बाद में बताया भी कि ये चीज क्या से क्या रिलेट कर रही है, कहाँ से कहाँ आई है। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वाइल यू आर रिवाइजिंग, आपका वो वहाँ पे फिक्स हो जाती है चीजें। तो कंटेंट काफी अच्छा है एड्यूटैप का, ठीक है। डिलीवरी भी अच्छी है, मॉक्स इंटरव्यूज तो मैंने दिए नहीं, मॉक्स भी अच्छे ही होंगे। इंटरव्यू में भी आपके, क्योंकि नाबार्ड के एक्स एम्प्लॉइज थे, वो भी काफी हायर ऑफिशियल्स थे, तो आपको उस चीज का भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलता है। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव चूजन अ पर्टिकुलर कोचिंग लाइक एड्यूटैप एंड अदर, तो बस हो गया, आप स्टिक हो जाइए और पढ़ना चालू करिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या, पढ़ना चालू करिए। पीपल आर स्टिल लुकिंग, इवन तो टेलीग्राम में आज भी लोग लेकिन कि हमको स्ट्रेटेजी शेयर कर दीजिए। आई थिंक देयर इज मोर देन 1 मंथ इज गोइंग ऑन कि हमारा एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। ऑन दोज हु आर अनसक्सेसफुल, इट्स ओके, बट आप पढ़ना तो चालू करिए। मतलब
स्ट्रेटेजी इज लाइक कि वो इतनी ऐसा काम नहीं आती, अगर आप मेहनत नहीं है तो स्ट्रेटेजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, कि जरूरी है तो काम करना, पढ़ाई करना, स्ट्रेटेजी तो हाँ, बन जाएगी थ्रू आउट, बना ही लेंगे आप। बहुत सारे लोग एक्टिव इतने ज्यादा है टेलीग्राम पे कि दे आर, आई थिंक दे आर गिविंग देयर हाफ ऑफ द टाइम इन टेलीग्राम, देयर ट्रू इज ट्रू ट्रू। नथिंग लाइक दैट। और एक चीज और बोलता हूँ, वेरी पीपल आर आस्किंग अबाउट कि कितनी फीस लगती है, कितनी फीस। आई वुड से दैट कि नाबार्ड में अभी जो ग्रॉस सैलरी होगी, जो कुछ कुछ कुल मिला के जो सीटीसी जो भी बोला हुआ है, नियर अबाउट 14-15 लाख रुपीस के आसपास आपको हाथ में मिलेगा, मतलब कैश इमोल्यूमेंट अपार्ट फ्रॉम योर हाउस। अगर आप 14-15 लाख रुपए साल में कमाने वाले हो तो व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट 14-15,000 वंस। आप एक बार 14-15 हजार दीजिए, आप लाइफ टाइम वसूलेंगे उसको। इस तरीके से दिस इज व्हाट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दैट यू हैव टू डू, और यू शुड अंडरस्टैंड इफ यू आर इन अ फाइनेंस सिस्टम और समथिंग लाइक विच यू आर गोइंग इन अ बैंक ऑर्गेनाइजेशन, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। आप ये सोचिए, उस तरीके से करिए, वो इजीली निकलते हैं एग्जाम। ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनली बोलूं तो इतना ज्यादा हर कोई डिफिकल्ट नहीं है। द थिंग इज कि आपके एफर्ट्स, आपकी सोच इंपॉर्टेंट है। और आप अगर पैसा गिन रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आप 6 महीने गवाएंगे या साल भर गवाएंगे, फिर अगले साल की उम्मीद करेंगे, और शायद से ये हो जाएगा कि आप ये 2 साल की, अगर आप 2 साल बाद बनते नाबार्ड के ऑफिसर, तो आपने 30-35 लाख रुपए अपने खो दिए सिर्फ 15,000 की फीस के लिए। तो दिस इज हाउ यू हैव टू चेक, और Very आप कॉस्ट बेनिफिट insightful, एनालिसिस very करिए। insightful and very pragmatic points that you have shared with us actually. बिल्कुल सही आपने बताया कि पहले तो रिजोल्यूशन लो कि हाँ करना भी है कि नहीं, उसके बाद में फिर स्ट्रैटेजी ढूंढते जा रहे हो, कोर्स नहीं लेना है, कुछ एक चीज डिसाइड कर लो। सेल्फ प्रिपरेशन भी आपने किया है एज यू टोल्ड, है ना, तो ढूंढो फिर मटेरियल और फिर उसको स्टिक करो। तो पढ़ाई करना, काम करना इज ऑल व्हाट यू आर सेइंग, वो जरूरी है। एंड आई रियली होप स्टूडेंट्स लाइक द वीडियो, काफी मोटिवेशन मिला होगा। आई थिंक अभी सब जो वीडियो देख रहे थे वो जाकर पढ़ाई शुरू करने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, तो आई अगेन वांट टू थैंक यू सुमित फॉर कमिंग एंड शेयरिंग such wonderful words of wisdom, I would say, with the aspirants. My pleasure. Thank you. And we would like to wish you all the best as a grade A officer. We hope you will be a wonderful officer there. Thank you so much. ठीक है, Thank you. okay.